बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर पे ही है, बट वो है फॉर द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब हमारे पास अगर एग्जांपल आ जाती है फॉर द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कि लेट x1 x2 xn डिनोट द रैंडम सैंपल ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे पास फंक्शन गिवन होता है क्वेश्चन में भी, और आपको पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन पता भी है क्योंकि हम प्रीवियस पढ़ चुके हैं। लैम्डा एक्स एंड एक्स फैक्टोरियल, मैं इसको अगेन सही करके लिख देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न रहे दिखने में भी। लिम्डा एक्स एंड एक्स फैक्टोरियल, और यहाँ वो बता रहे हैं क्वेश्चन में कि एक्स आपके पास 0 1 2 3 सो ऑन। फाइंड द मैक्सिमम एस्टिमेटर फॉर द लिम्डा के लिए आपने क्या फाइंड करना है, एस्टिमेटर और मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर जो है वो फाइंड करना है। अच्छा स्टूडेंट, ये बड़ा ही ईजी है, दिखने में तो बड़ा मुश्किल लग रहा होता है, जब आप सॉल्व करोगे तो 2 या 3 मिनट्स का आपके पास ये क्या आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा स्टूडेंट, इसमें आपने क्या बताना है, देखिए हमने n नंबर्स ऑफ तक जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसको बनाते हैं n नंबर्स तक कि ये हमारे पास बनेगा क्या। सॉरी, वी आर यूजिंग फॉर थीटा हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और हमारे पास क्या आ जाएगा, ई माइनस। अच्छा माइनस, अब ये लिम्डा जो है ये कहाँ n नंबर्स ऑफ तक जा रहा है, तो मैं साथ n नंबर ऑफ लिम्डा लगा रही हूँ। इसी तरह लिम्डा ऑफ x की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ x आ जाएगा, सम ऑफ द x आएगा, बिकॉज वी आर टेकिंग फॉर द n नंबर्स ऑफ वैल्यूज़। आपको मैंने पहले भी कहा है कि अगर 1 एक्सपेरिमेंट के लिए होता तब तो ये ठीक था, अगर n नंबर्स ऑफ तक जा रहा है तो लिम्डा जो है वो भी n नंबर्स ऑफ तक जा रहा है, x जो है वो हमारे पास सम हो जाता है तो वो समेशन ऑफ x है। एंड x फैक्टोरियल जो है वो हमारे पास x1 फैक्टोरियल, x2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन हमारे पास कहाँ तक जाएगा, xn फैक्टोरियल। अब स्टूडेंट हमारे पास 2 स्टेप्स होते हैं। एक तो आपने पहले स्टेप में क्या लेना होता है, नेचुरल लॉगरिथम, टेकिंग द नेचुरल लॉगरिथम। सेकंड में आपने क्या लेना होता है, डेरिवेशन लेनी होती है। तो मैंने अगर फर्स्ट इसका लॉग लिया है तो मेरे पास जो आएगी वैल्यूज़ वो क्या आएगी, एल थीटा, एंड यहाँ मेरे पास क्या आएंगी वैल्यूज़, मेरे पास जी आएंगी माइनस एन लिम्डा एंड लॉग ऑफ ई एंड प्लस, यहाँ मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मेरे पास पावर पहले आ जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ लिम्डा माइनस, अब मेरे पास क्या आएगा, माइनस आएगा क्योंकि जब आपके पास नेचुरल लॉग ले रहे हो अगर तो मल्टीप्लाई में कोई वैल्यूज़ हैं तो वो आपस में प्लस होंगी, अगर मेरे पास वो डिवीजन में हैं तो वो माइनस होंगी, तभी मैंने ये लिखा है माइनस। माइनस लॉग ऑफ मेरे पास क्या आएगा, x1 का फैक्टोरियल माइनस लॉग ऑफ सो एंड xn का फैक्टोरियल। अब मेरे पास ये वैल्यूज़ कैसे सॉल्व होंगी, देखिए स्टूडेंट ये माइनस एन लिम्डा आ जाएगा और ये इससे कैंसिल आउट होके हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस समेशन ऑफ x एंड लिम्डा ऑफ x हमारे पास आ जाएगा क्या है, लिम्डा ऑफ l, और यहाँ मेरे पास ये जो है ये 0 की इक्वल आ जाता है तो ये मैं 0 लिख दूँगी, और मेरे पास जो बाकी रिमेनिंग थिंग है वही है। तो ये मेरे पास जो है वैल्यूज़ आ गई हैं। अच्छा स्टूडेंट, सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या होता था, टेकिंग द डेरिवेशन एंड वी गेट, सेकेंड स्टेप में हम क्या लेंगे, डेरिवेशन लेंगे और वी गेट, हमारे पास क्या हासिल होगा। अब जब हम लेंगे डेरिवेशन तो हमारे पास लिम्डा के हिसाब से लेने हैं तो माइनस एन, एंड ये जो लिम्डा के हिसाब से मैं लूँगी तो इट्स इक्वल्स टू 1 प्लस समेशन ऑफ x, लिम्डा के हिसाब से डेरिवेशन लूँगी 1 बाय लिम्डा, एंड यहाँ भी क्या आ जाएगा 1। तो मेरे पास जो वैल्यूज़ मुझे मिल जाएंगी, यहाँ से मैं रेज कर रही हूँ स्टूडेंट, जो मेरे पास वैल्यूज़ मिल जाएंगी वो मुझे क्या मिलेंगी, माइनस एन प्लस समेशन ऑफ एक्स एन लिम्डा, दिस वन, ठीक है। अब स्टूडेंट हम इक्वेट कर लेंगे इज इक्वल्स टू 0 के, इज इक्वल्स टू 0 के इक्वेट कर लिया तो मेरे पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो क्या आएंगी, मैं अब वैल्यूज़ जो लिखूंगी वो मेरे पास आ जाएंगी जी। अगर मैं देखूं कि समेशन ऑफ एक्स एंड लिम्डा एंड ये माइनस है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब मुझे तो वैल्यू चाहिए थी लिम्डा की, तो मैं लिम्डा को ऊपर ले जाऊंगी एंड जो नंबर ऑफ साइज है उसको नीचे ले आऊँगी, तो मेरे पास समेशन ऑफ एक्स एंड एन इज इक्वल्स टू लिम्डा, तो लिम्डा इज इक्वल्स टू एक्स बार। तो ये इसका हमारे पास क्या आ गया है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर फॉर द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपका सैम्पल मीन जो है आ गया है और ये सॉल्व हो गया है। ये स्टूडेंट आपके लिए अगर मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर का क्वेश्चन फॉर द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है तो आपने ऐसे सॉल्व करना है। सिर्फ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम कहाँ से होता है कि जो ये वैल्यूज़ मैंने लिखी है ना, यहाँ से प्रॉब्लम कि ई की वैल्यू हमने क्या ली है, माइनस लिम्डा की जगह हमने क्या लगा दी एन, क्योंकि हम एन नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट तक परफॉर्म कर रहे हैं।
एंड लिम्डा हमारे पास क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एक्स आ जाएगा। इसी तरह एक्स फैक्टोरियल ओपन करेंगे, सिंपली इनका लॉग लेना है, डेरिवेशन लेनी है। जब भी हम मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप पहले लॉग लो, डेरिवेशन लो, लॉग पहले नेचुरल लॉग लो, फिर उसकी डेरिवेशन ले लो, और सिंपल आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। यही चीज़ मैंने इस क्वेश्चन में किया। आई होप स्टूडेंट आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी कि अगर मैक्सिमम लाइक्लीहुड फॉर द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जैसे हमने सॉल्व किया है, अगर मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर का क्वेश्चन आ जाता है फॉर द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उसके लिए आपने क्या करना है। आई थिंक स्टूडेंट आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर फॉर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आज हम सॉल्व करेंगे फॉर द बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और तमाम डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने प्रीवियस पढ़ चुके हैं उनके लिए हम डिस्क्राइब कर चुके हैं। अब नेक्स्ट मैं पढ़ाऊंगी कि मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर फॉर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या होती है। स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी आ जाए, आपके पास मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर के 2 स्टेप्स होते हैं। एक तो आपने क्या करना होता है कि जब भी आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लेना होता है, नेचुरल लॉगरिथम रहता है। सेकेंड स्टेप में आपने क्या करना होता है, उसी नेचुरल लॉगरिथम का आपने क्या लेना होता है, डेरिवेशन लेनी होती है। इसी तरह आपके पास ये सॉल्व हो जाता है मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर। अच्छा, अगर आपको क्वेश्चंस गिवन हो फॉर द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि एज्यूम दैट द रैंडम वेरिएबल एक्स हैज़ द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। फंक्शंस आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, फंक्शन आपके पास क्या है, थीटा इज गिवन एंड थीटा इज इक्वल टू ई माइनस थीटा एक्स। ठीक है, द सैम्पल मीन हमारे पास जो गिवन है, वेयर थीटा इज द पैरामीटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यूज द मेथड ऑफ ML टू एस्टिमेट थीटा। हमारे पास क्या है, थीटा हमने फाइंड करने के लिए ये करना है। अच्छा स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए नेचुरल, हम पहले नेचुरल लॉग से पहले अपने जो हमारे पास फंक्शंस है उसको ट्रू करें, क्योंकि हमारे पास n नंबर ऑफ n नंबर्स तक जाएगा, n नंबर्स ऑफ वैल्यूज़ तक जो एक्सपेरिमेंट है इस परफॉर्म्ड हो रहे हैं। तो हमने क्या करना है इसके लिए कि जो हमारे पास थीटा है, थीटा अब कहाँ तक जाएगा, n नंबर ऑफ वैल्यूज़ तक जाएगा, क्योंकि n नंबर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट तक परफॉर्म हो रहे हैं। इसी तरह हमारे पास क्या आ गई हैं, जो वैल्यूज़ थीटा एंड हमारे पास जो x की वैल्यूज़ हैं वो क्या हो जाएंगी, सम ऑफ x आ जाएंगी। स्टूडेंट मैं आपको अगेन बता रही हूँ, अगर तो 1 एक्सपेरिमेंट नंबर आपके पास हो तो फिर आपको सिंपल यही फंक्शन चल जाता है। अब वो कह रहे हैं कि आपके पास जो एक्सपेरिमेंट आर परफॉर्म बाय द n नंबर्स ऑफ टाइम। जब n नंबर्स ऑफ टाइम कह रहे हैं तो इट्स मीन कि आपने थीटा जो है वो n नंबर ऑफ टाइम तक लेना है, एंड आप ले रहे हो ई थीटा इन समेशन x, क्योंकि हमारे पास जो x है वो गिवन होंगे x1 x2 एंड सो ऑन x n तक गिवन होंगे, तो हम लिख देते हैं सम ऑफ द x के तमाम x को हमने इंक्लूड कर लिया। अब 2 स्टेप्स जो हमारे पास थे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या स्टेप था कि वी आर टेकिंग द नेचुरल लॉगरिथम। हमने क्या लेना है, नेचुरल लॉगरिथम लेना, एंड वी गेट, और हमें क्या उससे मिलेगा, नेचुरल लॉग l थीटा इज इक्वल्स टू, अब देखें यहाँ मेरे पास आ गया नेचुरल लॉग ऑफ n प्लस नेचुरल लॉग ऑफ ई थीटा एंड समेशन ऑफ x। स्टूडेंट जब भी आप नेचुरल लॉग लेते हो तो आपके पास क्या एक रूल होता है कि जब भी आप मल्टीप्लाई अगर 2 वैल्यूज़ हो रही हैं तो उसमें जो आपके पास आएंगी वो सम में आ जाएंगी, ठीक है, वो प्लस में आ जाएंगी। अगर डिवाइड हो रही होती तो आप माइनस में वैल्यूज़ को लिखते। अब यहाँ हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही थी, मैंने सम में लिख दिया। अब हमने क्या करना है कि सेकेंड रूल हमारे पास ये होता है लॉग का कि जब आपके पास पावर हो तो पावर पहले आ जाती है और आप इसको लिख दो नेचुरल दिस, एन को हम पावर थी ना पहले ले आए, प्लस यहाँ भी पावर को हम पहले ले आएंगे, हमारे पास क्या है माइनस थीटा समेशन ऑफ x एंड लॉग ऑफ e। अब ये हमारे पास क्या हो जाता है, इज इक्वल्स टू 1 के इक्वल होता है। आपको पता है कि नेचुरल लॉग और ई हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के, तो कैंसिल आउट हो गया, हट गया। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ रह गई हैं वो हमारे पास थीटा माइनस थीटा एंड समेशन ऑफ x प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया। सेकेंड जो हमारे पास काम होता है वो होता है टेकिंग द डेरिवेशन। हमने क्या लेनी होती है, डेरिवेशन लेनी होती है, और उससे फिर हमें क्या मिलता है हमने वो देखना है। अब स्टूडेंट जब मैं डेरिवेशन लूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ थीटा, डेरिवेशन जो आप ले रहे हो, ठीक है, वो आपके पास क्या आ गई है, एल थीटा, डेरिवेशन इसकी, एंड यहाँ जो मैं डेरिवेशन ले रही हूँ थीटा के हिसाब से एन लॉग ऑफ थीटा माइनस, फिर मेरे पास क्या आगे है डेरिवेशन ऑफ थीटा एंड समेशन ऑफ एक्स।
अब स्टूडेंट डेरिवेशन जब मैं लूँगी तो उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ आप एक नज़र देख लें कि आपने नेचुरल लॉगरिथम किस तरीके से लिया है। फिर मैं आगे आपको डेरिवेशन जो है वो सॉल्व करके बताती हूँ कि आपने डेरिवेशन लेते हुए किस चीज़ों को माइंड में रखना है और आपके पास ये क्या आएगा, तो ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए अब हमने लेनी है डेरिवेशन। डेरिवेशन जब आप लोगे तो n हमारे पास कांस्टेंट है, n हमारे पास क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। n हम नेचुरल लॉग ऑफ थीटा की जब डेरिवेशन लेते हैं तो वो 1/θ आता है, तो मैं लिख देती हूँ 1/θ, मैंने लिख दिया माइनस। अब देखिए यहाँ हमारे पास समेशन ऑफ x जो है बाहर आ जाएगा, बाकी हमारे पास रह गया dθ एंड dθ, तो ये कैंसिल आउट हो गए, इक्वल्स टू 1 के इक्वल होते हैं, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। देन हमने इक्वेट करना है, इक्वेटिंग विद ज़ीरो, ठीक है, इक्वेटिंग विद ज़ीरो। अपना जो हमारे पास ये जो वैल्यूज़ आई हैं इसको इक्वेट कर देते हैं विद ज़ीरो के, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस वन। अब आपने इसे सॉल्व करना है कैसे स्टूडेंट, कि यहाँ मेरे पास माइनस के मैं दूसरी साइड पे इस वैल्यूज़ को ले जाऊँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ एक्स। मुझे तो रिक्वायर्ड है फॉर द थीटा के लिए, तो मैं क्या कर लेती हूँ, थीटा को ऊपर ले जाती हूँ, ठीक है, और इसकी जगह ये एक्सचेंज कर लेती हूँ, जगह एक्सचेंज कर लेती हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एन समेशन ऑफ एक्स एन इज इक्वल्स टू थीटा। यहाँ तक आ गया। अब स्टूडेंट मुझे क्या चाहिए वैल्यूज़, अगर मैं एन को भी नीचे ले आऊँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये थीटा है और मैं एन को नीचे लेके आ रही हूँ, तो समेशन ऑफ एक्स एंड एन, तो 1/x बार जो है ये क्या आ गया है, थीटा का मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटेड फॉर द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आ गया। स्टूडेंट ये एक नज़र देख लें ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमने यहाँ से प्रोसेस क्या किया है। मैं अगेन बता रही हूँ कि स्टूडेंट मैक्सिमम लाइक्लीहुड फॉर द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जब आप सॉल्व कर रहे होते हो, आपको क्वेश्चन में फंक्शंस गिवन होता है। जब आपको फंक्शंस गिवन होता है, अगर तो वो कह रहे हैं कि 1 नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म, तो आपने फंक्शंस को चेंज नहीं करना। व्हेन दे आर सेइंग दैट n नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट आर परफॉर्म, देन यू कैन चेंज योर फंक्शंस, तो फिर आप उस फंक्शंस को चेंज करोगे। जैसे कि थीटा है तो हम थीटा n लिखेंगे, इसकी पावर n कर देंगे क्योंकि n नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट आर परफॉर्म। इसी तरह हमारे पास x है तो समेशन ऑफ x हो जाएगी, क्योंकि जितनी भी x वैल्यूज है उनका हम सम ले लेंगे। बाकी हमने जब भी मैक्सिमम लाइक्लीहुड एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, मैंने आपको पहले भी बताया, आपने 2 स्टेप्स करने हैं। फर्स्ट में आपने नेचुरल लॉग लेना है एंड सेकेंड में आपने डेरिवेशन ले लेनी है। ये 2 स्टेप अगर आप सही तरीके से कर लेते हो तो आपको वैल्यूज़ जो है ठीक हो जाएगी। और तीसरे में अगर आपके पास जो वैल्यूज़ आ रही है आप इसे इक्वेट कर लो विद ज़ीरो एंड उसको सॉल्व कर लो, तो आपके पास आंसर आ जाता है। आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर फिर भी इसमें किसी किस्म की कन्फ्यूजन है या कहीं से आपको समझ नहीं आया, आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज जो हमारे पास है वो एक एग्जांपल है जो कि हम कहते हैं एग्जांपल ऑफ कंबाइन मीन, ठीक है। स्टूडेंट मैंने वैसे तो आपको कंबाइन मीन और कंबाइन वेरिएंस का तो फार्मूला बता दिया था, बट एग्जांपल में अगर आ जाए तो आपने कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, वैसे तो आपको वो मेंशन भी कर देते हैं कि आपने डिफाइन करना है कंबाइन मीन। अगर फाइन नहीं भी कहा होता तो वो आपको 2 वेरिएंस प्रोवाइड करते हैं, तो आपको पता चल जाता है इट्स अ कंबाइन मीन। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या होता है, कंबाइन मीन का आपको फार्मूला तो पता है। हमारे पास क्या था, n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 एंड n1 प्लस n2, ये मीन के लिए था। और वेरिएंस के लिए जो हमारे पास था वो हमारे पास क्या था, n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर एंड n1 प्लस n2 माइनस 2। अच्छा, दिस फार्मूला जो हमारे पास है यूज़ होता है व्हेन वी आर नॉट नॉन अबाउट द वेरिएंस, ठीक है। जब हमारे पास वेरिएंस नहीं गिवन होता है एंड वी फाइंड द s1 स्क्वायर, तो हमने ये फाइंड करना होता है, तो फिर हम ये फार्मूला लगा रहे थे क्योंकि ये अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ द सिग्मा स्क्वायर है। अच्छा स्टूडेंट, आपको जो क्वेश्चन गिवन होता है, ये मैंने कुछ ये क्वेश्चन की वैल्यू लिखी है जिसमें x भी गिवन होगा आपको और f उसकी फ्रीक्वेंसीज भी गिवन होती हैं। और आपको क्या पूछा जाता है जी, मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, आप सुन लें। अ सैम्पल ऑफ एन ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द पॉपुलेशन अननोन मीन म्यू एंड द अननोन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। हमारे पास जो म्यू है वो क्या कह रहे हैं, म्यू भी आपके पास क्या है, अननोन है, और जो वेरिएंस है वो भी आपके पास क्या है, अननोन है। जब वो कह रही हैं कि आपके पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल्स टू 14 है, कितनी है 40, एंड वो कह रही हैं गेव सम ऑफ x इज इक्वल्स टू 800 एंड सम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10652।
this one, a second sample taken from the same population. Now it's a second samples taken from the same population. वही same population है, ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये हमारे पास फर्स्ट सैम्पल है एंड इट्स फ्रॉम द सेकेंड सैम्पल. उन्होंने खुद क्वेश्चन में ही बताया है. यूजिंग द डेटा गिवन बाय टू सैम्पल्स फाइंड द अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर. हमारे पास म्यू भी हमारे पास क्या है, अननोन है, सिग्मा भी आपके पास अननोन है. जब आपको ये कह दिया जाए कि आपके पास टू वैल्यूज़ हमें दे दी गई हैं, ये दी गई हैं सेम पॉपुलेशन में से और एक ये गिवन है, ठीक है, सैम्पल में टू गिवन्स है और साथ में वो कहते हैं कि आपका जो म्यू है वो भी अननोन है, सिग्मा स्क्वायर भी अननोन है. तो आपने डियर क्या करना है, आपने इसको फाइंड करना है. और फाइंड आप कैसे करोगे, मैंने अगर कंबाइन मीन फाइंड किया, क्योंकि मुझे पता है यहाँ भी मीन मैंने फाइंड करना है, यहाँ भी वेरियंस भी दोनों में फाइंड करने, बट एक्स बार जो है, एक्स बार इज़ द अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ द म्यू and SP square is the unbiased estimator of the sigma square. अगर हम इनको फाइंड कर लेते हैं, इन दोनों को कर लेते हैं, तो इट्स मीन म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी. अब स्टूडेंट हमारे पास क्या आती हैं वैल्यूज़. अगर मैं फाइंड करती हूँ एक्स बार 1 को, तो मेरे पास क्या है, समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन. अब मेरे पास एक्स की वैल्यूज़ गिवन है, वो क्या है 800 एंड एन भी गिवन है जो कि मेरे पास क्या है 40. जब अब इसे सॉल्व करोगे तो इट्स बिकेम 20, ठीक है. एंड इसी तरह आपने S1 स्क्वायर को जब फाइंड करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर एंड N1 माइनस समीशन ऑफ एक्स, आयत लिख दे, एंड एन, दिस वन 1 की वैल्यूज़ हैं, ठीक है. अब इसमें भी आपको वैल्यूज़ गिवन है, आपके पास क्या गिवन है 160, 52 एंड 40 एंड माइनस यहाँ आपके पास क्या गिवन है 840 का स्क्वायर. जब भी इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 1.3 आएगा. यहाँ तक देख लें, हमने जो सैम्पल हमारे पास जो फ्रॉम सैम्पल 1 था वहाँ से जो हमने वैल्यूज़ फाइंड की हैं स्टूडेंट, ये हमारे पास गिवन है जो कि मैंने आपको लिख कर दे दिए. अब हमने क्या करना है, इसको कैसे सॉल्व करना है आगे सैम्पल 2 के लिए, वो मैं आपको साथ बता देती हूँ. स्टूडेंट सैम्पल 2 के लिए जो हमने करना है उसमें हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास x भी गिवन है, f भी गिवन है. और आपको पता है कि जब x और f मतलब फ्रीक्वेंसीज गिवन होती हैं, देन जो हम फार्मूला यूज़ कर रहे होते हैं वो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज़ वाला होता है. अब फ्रीक्वेंसी वाला फार्मूला मेरे पास क्या होगा, अगर मैं x बार ये हमारे पास क्या है फॉर सैम्पल 2 के लिए है. सैम्पल 1 के लिए तो हमने सॉल्व कर लिया, सैम्पल 2 के लिए हमें क्या गिवन है x बार 2, जो कि हमारे पास क्या फार्मूला है, समेशन ऑफ एफ एक्स एंड समेशन ऑफ एफ. ये मैं सॉल्व करके नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी आपको बताया हुआ है. मेजर ऑफ डिस्पर्जन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये जो हमने पढ़ा है पार्ट 1 में, उनमें आपने ये बार बार क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपका क्लियर होगा इंशाल्लाह. अच्छा, एफ एक्स को हमने मल्टीप्लाई करना है, उसका जो सम आएगा वो हमने यहाँ लिखा है, समेशन ऑफ एफ, इनको हमने सम करके लिख देना है. तो वो मैं लिख देती हूँ, मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मेरे पास आ जाएगा दिस वन, ठीक है. जब हम इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ये फॉर द मीन ऑफ सेकंड के लिए, ठीक है. अब हमारे पास हमने फाइंड करना है जी सेकंड के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन. वो हमारे पास क्या फार्मूला बन जाएगा, एफ एक्स स्क्वायर समेशन ऑफ एफ माइनस समेशन ऑफ एफ एक्स एंड समेशन ऑफ एफ का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा. अब यहाँ जब आप फाइंड करोगे तो ये आएगा 23285 एंड क्या आ जाएगा 60 माइनस मेरे पास आ जाएगा 1179 एंड 60 होल स्क्वायर. जब आप इसे सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 1.96. अब स्टूडेंट ये सैम्पल फॉर द सैम्पल 1 के लिए भी मीन एंड वेरिएंस फाइंड कर लिया, सैम्पल 2 के लिए भी फाइंड कर लिया. अब सिंपल हमने इन फार्मूलाज में पुट करना है. क्यों हमने पुट करना है स्टूडेंट, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमने म्यू फाइंड करना है या सिग्मा स्क्वायर फाइंड करना है तो जो म्यू का अनबाइस्ड एस्टिमेटर है वो कंबाइन मीन है, क्योंकि हमारे पास 2 मीन्स गिवन है, 2 सैम्पल साइज गिवन है, और हमारे पास जो सिग्मा स्क्वायर है उसका जो अनबाइस्ड एस्टिमेटर है वो ये है. अब हमारे पास सिंपल वैल्यूज़ तो गिवन है, आप एक नज़र देख लें, अगर यहाँ से कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे बताइएगा. ये हमने 2 सैम्पल्स के लिए दोनों के लिए हमने मीन्स भी फाइंड कर लिए और स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड कर. अब मैं सिंपल इस फार्मूले में पुट करती हूँ, वैल्यूज़ आप नोट कर लें, मैं इसी वजह से साइड पे हो जाती हूँ कि आपको क्लियरली नज़र आ जाए. अब स्टूडेंट हमने क्या करना है कि कंबाइन मीन फाइंड कर लेते हैं. तो कंबाइन मीन का फार्मूला हमें गिवन है, ये हमारे पास है, मैं सिंपल वैल्यूज़ पुट करती जाती हूँ. N1 हमारे पास क्या है जी 40 है,
ठीक है। एक्स बार 1 जो है वो हमारे पास क्या है, इसमें 20 है, फिर प्लस 60 हमारे पास क्या है, हमारे पास जो ये वैल्यूज़ आ रही थी सेकेंड सैम्पल की वो लिख दी हैं। और इसी तरह एक्स बार जो हमने फाइंड किया था वो 19.65 आया था। और सैम्पल साइज़ आपके पास क्या आ जाते हैं, 40 + 60। तो जब आप इसे सॉल्व करते हो तो आपके पास जो वैल्यूज़ आती हैं वो आती हैं 19.79। अब ये स्टूडेंट हमारे पास क्या है कि इट्स द अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू है। एक्स बार इज़ द अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू। इसी तरह फिर हम सेकेंड के लिए वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएंगी, N1 हमारे पास क्या है जी 40 है, ठीक है, एंड S1 हमारे पास क्या है 1.3। इसी तरह सेम, बस हम सिर्फ और सिर्फ जो हमने वैल्यूज़ अपनी फाइंड की थी उनको हम क्या कर रहे हैं, अपने फार्मूले में पुट कर रहे हैं। तो जब आप पुट करोगे आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी दिस वन। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास जी आ जाएगा 1.73। इस तरह आपके पास एक्स बार मीन भी फाइंड हो गया और हमारे पास एस स्क्वायर भी फाइंड हो गया। अब स्टूडेंट हमने क्या किया है कि हम कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 2 सैम्पल्स एंड अनबाइज्ड एस्टिमेट ऑफ द म्यू इज़। अब हमारे पास म्यू क्या है, अनबाइज्ड एस्टिमेट ऑफ म्यू इज़, हमारे पास क्या आया, म्यू इज़ 19.79 एंड, और हमारे पास अनबाइज्ड एस्टिमेट ऑफ सिग्मा स्क्वायर इज़ क्या है, 1.73। अब स्टूडेंट मैंने क्यों ये चीज़ लिखी है या आपने मेंशन करनी है कि देखें एस्टिमेट हमारे पास क्या होती है, सिंगल वैल्यू दैट वी आर कंक्लूडिंग बाय यूजिंग द एस्टिमेटर, ठीक है। एस्टिमेटर हमारे पास क्या होता था कि इट्स अ रूल और फार्मूला। एस्टिमेटर हमारे पास रूल और फार्मूला है। देखिए हम कहते हैं कि जो हमारे पास म्यू है उसका जो एस्टिमेटर है अनबाइज्ड एस्टिमेटर है, दैट इज़ एक्स बार सी कंबाइन मीन है, और सिग्मा स्क्वायर का आपके पास ये है। अब स्टूडेंट हमने सिंपल इनको पुट किया और हम कहते हैं कि अनबाइज्ड एस्टिमेट इज अ सिंगल वैल्यू दैट वी आर कंक्लूडेड बाय यूजिंग द एस्टिमेटर है। अनबाइज्ड एस्टिमेट ऑफ म्यू इज दिस वन एंड अनबाइज्ड एस्टिमेट ऑफ सिग्मा स्क्वायर इज दिस वन। तो ये आपका फार्मूले का आंसर आ जाता है। अक्सर स्टूडेंट आपके क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी ऐसे गिवन है और आपके पेपर भी बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपने इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। आई होप स्टूडेंट आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर फिर भी कहीं प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।